सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12वीं के लिए फिर से मैं आज आपके पिछले बार ग्रामर हुए थे, सो ग्रामर की बात यानी व्याकरण की बात मैं फिर से आपके पाठ्य पुस्तक से कविता लेके उपस्थित हूँ। कविता में मैंने जो विषय लिया है बादल को घेरते देखा है, कवि नागार्जुन द्वारा रचित। जैसा कि हम जानते हैं हमेशा हम लोग पहले कवि परिचय से अपना जो परिचय पाठ्य पुस्तक से जो कविता ली है कवि परिचय से हम शुरू करते हैं। सो देखते हैं कि कवि है आपके नागार्जुन। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र नाम से जाना जाता था। पहले उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने बौद्ध धर्म के संपर्क आने के कारण अर्थात प्रभावित होने के कारण इन्होंने अपना नाम नागार्जुन में बदल डाला। इन्होंने इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के बरौनी नामक एक गांव में हुआ था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से संस्कृत में अपनी शिक्षा पूरी की थी। संस्कृत के अलावा इन्हें मैथिली, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी अन्य भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान थे। और इनका निधन 1989 ईस्वी में हुआ था। और रचना के क्षेत्र में उनके कुछ एकाध जो है रचना के क्षेत्र में इन्होंने युग तारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, अन्य कई सारे इनके लोकप्रिय उपन्यास रहे। भाषा इनके नागार्जुन की भाषा चित्रात्मक तथा संस्कृत निष्ठ भाषा हुआ करते उनकी रचना में। काव्यगत विशेषताएं के रूप में देखा जाए तो इनके काव्य में प्राकृतिक प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख तथा दुख तथा मानवतावादी की दृष्टिकोण की प्रधानता भरपूर दिखाई देते हैं। चलिए हम प्राकृतिक प्रेमी नागार्जुन के इस कविता को हम शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको जानना है कि कवि कौन है और कवि का जन्म कब हुआ, कवि ने किस भाषा से अपनी शिक्षा पूरी की, उस भाषा के अलावा उन्हें अन्य कई सारे भाषा के ज्ञान थे, उनका नाम आपको याद करने हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो रचना के तौर पर जो भी कुछ साहित्य में योगदान दिए वो आपको बताने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उनके कविता से। कविता बादल को घेरते देखा है। कवि जो नागार्जुन उन्होंने कई सारे प्राकृतिक चित्रण को अपने हृदय में अनुभव किया है। वो यात्रा किए, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने वो कई सारे पहाड़ियों के उन्होंने यात्रा की। उस यात्राओं के दौरान उनके जो भी उन प्राकृतिक में जो भी कुछ दिखा, इतने सारे दिखे, इतने सारे उनके मन में उभरे और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रचना में यानी उन सभी वस्तुओं को अपने भाषा में अपने रचना के द्वारा उन्होंने लिख डाली। इतने सारे भावनाएं उभरे थे उनके हृदय में। उन्होंने अपने जो जिज्ञासु है, अपने जो चाह है उसे रोक नहीं सके और उन्होंने अपने रचना में लिख डाले। सो ये कविता भी उनके पहाड़ी स्थलों में उनके द्वारा घूमे भ्रमण किए हुए उस अनुभव को, उस प्राकृतिक चित्रण को, उस प्राकृतिक सौंदर्यता को उन्होंने बखूबी से इस कविता के द्वारा निभाई है। देखते हैं कविता। अमल धवल गिरी के शिखों पर बादल को घेरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उस स्वर्णिम
कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटे बड़े कई झीलें हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग से मतलब है ऊंचे, है ना। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटे बड़े कई झीलें हैं। उनके शामाल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को घेरते मैंने देखा है, बादल को घेरते देखा है। उस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या देखा इस प्रकृति में? नागार्जुन द्वारा रचित उस उपयुक्त अंशों में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मैंने निर्मल चांदी के समान श्वेत और बर्फ से मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के सुंदर एवं मोहक दृश्य को देखा है। मैंने मानसरोवर झील में खिलने वाले सोने जैसे कमल पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों यानी ओस के कणों को घिरते मैंने देखा है। उस पर्वत प्रदेश में हिमालय के ऊंचे शिखरों रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें फैली हुई देखा है। मैंने उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ तथा निर्मल जल में गर्मी की तपन के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए हुए उस निर्मल जल के नीचे शीतलता प्रदान करने के लिए मैदानी यानी गर्मी जगह से आई हुई व्याकुल, है ना, ठंडे के लिए तड़पते हुए उस ठंडापन का महसूस करने के लिए, उस ठंडेपन के आनंद लेने के लिए उन पक्षियों को आते और वहां अपने आप को शीतलता पाते हुए मैंने देखा है। मैदानी बागों से आए हुए वे पक्षी हंसों को कसले और मधुर कमलान के तंतों को खोजते हुए उन झीलों में तैरते हुए देखा है। हंसों को उस झीलों में जो हिमालय के शिखरों से बहती हुई जो निर्मल जल की शीतलता जो पानी है उस झील में उन हंसों को तैरते मैंने देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है। अगले पंक्तियों में देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालरूण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवाई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवलों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हिमालय के मोहक दृश्यों को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के प्रभात बसंत ऋतु के प्रभात के समय मंद मंद वायु बह रही थी, पर्वत की चोटियों पर बाल सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तब मैंने चकवा चक्की यहाँ पक्षी है जो कई सालों से उन्हें श्रापित है, वे श्रापित है कि रात के समय दो जोड़े को आपस में नहीं मिलने देते। किसी शाप के कारण रात होते ही एक दूसरे से वो अलग हो जाना पड़ता है तथा जो विरह में जो उस समय के जो विरह है, बिछुड़ है, उस विरह में व्याकुल होकर परेशान होकर क्रंदन करने लगते हैं। क्रंदन अर्थात रोने, जोर जोर से रोने लगते हैं। उस प्रातः काल के समय उनका क्रंदन सुबह होते ही उनका क्रंदन बंद हो जाता है। बंद हो जाने पर मानसरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। यानी बखूबी से पशुओं के द्वारा भी इन्होंने चित्रित किया है। इन प्राकृतिक सुंदरता यानी सौंदर्य को इन्होंने महसूस किया है, देखा है। उस वहाँ के चित्र को उन्होंने अपनी कविता में
बखूबी से उभारा है। जैसे चकवा चौकी, उनको कई सालों से, कई समय से उनको वे श्रापित थे कि वो रात होते उनको आपस में यानी जोड़ों को बिछड़ना पड़ता है, पति पत्नी फिर मेल फीमेल को जो बिछड़ना पड़ता है। उस बिछोड़ के समय जो क्रंदन है, जो भयानक रुदन है, जो रुलाई है, जो पीड़ा है दोनों सहते हैं, उनको उनकी रुदन, उनकी क्रंदन को रोते हुए देखा है। और देखा है सुबह होते ही उनकी क्रंदन बंद हो जाती है और आपस में, है ना, क्रीड़ा करते हुए वो पशु फिर से मिल जाते हैं और आपस में खेलते हुए, मेल मिलाप करते हुए उन्होंने देखा है और बादल को उन्होंने घिरते हुए देखा है। सो आज मैं यहीं तक कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में अगले पंक्तियों को करते हैं। भावार्थ यहाँ तक आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।